नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। 4 बज चुका है और वक्त हो चला है आज की 4 बड़ी खबरों के बारे में बात करने का। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सी है आज की 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल पेपर लीक से यह मामला जुड़ा हुआ था, जिसके बाद अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि पेपर को ही रद्द कर दिया जाए, और वही हुआ है, परीक्षा रद्द कर दी गई है। 24 के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन। आज दिल्ली में बीजेपी मंथन का दौर लगातार चला रही है। आपको बता दें कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी बीजेपी की जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर है। तीसरी बड़ी खबर असम से है यह खबर, जहां पर मुस्लिम मैरिज डिवोर्स एक्ट खत्म किया जा रहा है, यानी कि यूसीसी की ओर बढ़ते हुए कदम। और चौथी बड़ी खबर, 2024 के लिए आप कांग्रेस में डील। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात साफ हो चुकी है, और एक संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए ये बता दिया गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनावों में किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस खास बुलेटिन में। और शुरुआत करते हुए सबसे पहले रुख करेंगे पहली अहम खबर का। और सबसे पहले बात यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की, जहां पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला आ चुका है। योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत दी है। उन्होंने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के मुताबिक उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कराने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की सुचारुता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, और इसके बाद अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज तिवारी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, सीधे पंकज का रुख करेंगे। पंकज, यूपी में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें कहा गया था कि पहले पारी में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके पेपर के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरी पारी की जो परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक हुआ है, इस बात की खबर सामने आई थी। अब दोनों ही पारी के एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने बाद परीक्षा होगी, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में एक बार बताएं। जी देखिए, बता दें कि जिस हिसाब से सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें से परीक्षा के दौरान ही तमाम तरह के गिरोह जो है एसटीएफ ने पकड़े थे। जो साल्वर गैंग है उनको पकड़ा गया था, और उसके बाद छात्रों ने भी ये मांग उठाई कि पेपर इसमें लीक हुआ है और इसकी जांच करके परीक्षा को निरस्त किया जाए। हालांकि 2-3 दिन तो विभाग ने इस पर जांच की, एसटीएफ की तरफ से भी जांच की, कल के सामने आया। उसके बाद योगी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जो छात्र थे, जो परीक्षार्थी थे, वो अभ्यर्थी नाराज थे और राजधानी लखनऊ में आकर प्रदेश के कोने कोने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि ये जो परीक्षा है इसमें पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच कराई जाए, परीक्षा को निरस्त कर दूसरी परीक्षा कराई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद और जो तथ्य सामने आया उसके बाद तो योगी सरकार ने जो एक्शन लिया उसके तहत इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और आदेश जारी किया गया कि 6 माह के अंदर फिर से शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि जो इसमें आपराधिक गैंग है वो कहीं ना कहीं एसटीएफ की रडार पे है और एसटीएफ इनकी छानबीन भी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी कई गैंग की हुई है, जो साल्वर गैंग थे, जो बाहर से आए हुए थे। लेकिन जो छात्र परेशान थे, नाराज थे, सरकार विरोधी जो नारे लगा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि इसमें जो
पारदर्शिता बरती जाए और जांच करा करके परीक्षा को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ है। वो कहीं ना कहीं नाराज छात्र इस समय खुशी के मारे झूम रहे हैं। राजधानी के इको गार्डन में वो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। जब ये सूचना उनको मिली कि सरकार ने, योगी सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है और दोबारा 6 महीने के अंदर सूचनापूर्ण तरीके से ये परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है, तो वो खुशी के मारे झूमने लगे। और जो सरकार ने जो फैसला लिया था, इसको लेकर के वो काफी उत्साहित दिखे। उनका सीधे तौर पे कहना था कि सरकार का जो ये कदम उठाया गया है, ये युवाओं के हित वाला पंकज, क्या कदम आपकी है। कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है? क्योंकि अभ्यर्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि आपकी कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है? कैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं? अब क्या आगे के बारे में कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, आ चुके जो झांसी की तरफ के अभ्यर्थी आए हुए थे, या जो पूर्वांचल की तरफ से अभ्यर्थी आकर के और राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सीधे तौर पे कहना था कि उनको थोड़ी मायूसी मिली थी कि इस परीक्षा देने के बाद भी ये पेपर लीक हुआ, तो इसमें पता नहीं कौन फेल होगा और कौन पास होगा, पता नहीं सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी कि नहीं उठाएगी। लेकिन जब ये उनको पता चला है कि सीएम योगी की टीम ने जो है कि परीक्षा को निरस्त किया है और योगी सरकार ने फिर से दोबारा सूचनापूर्ण तरीके से 6 माह के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश दिया है, तो वो कहीं न कहीं खुश थे। और सीधे तौर पे कहना था कि इस गवर्नमेंट में कहीं न कहीं जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य का ध्यान रखा जा रहा है। अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं हुई होती तो सरकार के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाता। तो कहीं न कहीं जो छात्र के मन में है, छात्रों के मन में, बिल्कुल अभ्यर्थी के मन में खुशी थी कि ये भाई उसी दिन साफ हो गया था कि एक बड़ा गिरोह है इस सबके पीछे और लगातार जो कि परीक्षाओं के पेपर्स लीक कर रहा है। किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जांच कहां तक पड़ी है? जी देखिए, ये पूरा मामला अब एसटीएफ के हाथ में है। हालांकि अधिकारी जो है वो कुछ अभी बताने से गुरेज खा रहे हैं। उनका कहना है कि संबंधित मामले में अभी जांच चल रही है, लिहाजा कुछ बताना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन जो इसमें जो भी कारनामा दिखाने वाले जो अपराधी हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस की और एसटीएफ की रडार पे है। कुछ की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ और जांच चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इस जांच में जो अभी इनपुट निकल के आ रहा है, उसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश होगा, जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने का और सॉल्व कराने का जो जिम्मा उठा के प्रदेश में घुमा करते थे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने सरकार को युवाओं का हितैषी बताया। और सीधे तौर पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये युवाओं की हितैषी सरकार है। और जिस हिसाब से पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त करके और 6 महीने के अंदर सुचितापूर्ण दोबारा परीक्षा कराने का जो आदेश दिया है, वो काबिले तारीफ है। और इस सरकार में युवाओं की जो युवाओं का जो अधिकार है, वो मिलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो हालांकि राजनीतिक जो है गलियारे में आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा था, लेकिन जो सरकार की तरफ से एक तरह से ये ठोस कदम, बड़ा कदम उठाया गया है, ये छात्र हित में, अभ्यर्थियों के हित में माना जा रहा है। अभ्यर्थी इससे खुश नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अभ्यर्थियों में अब खुश का माहौल है, क्योंकि जो भर्ती परीक्षा थी उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करेंगे। अगली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई। बीजेपी 2024 के लिए मंथन में जुट चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हो रही है। बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ सह प्रभारी भी शामिल हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हो रहा है। इसके अलावा यूपी की चुनावी तैयारी को लेकर भी आज दिल्ली में बैठक हो रही है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होगी। तो आज 2 बैठकें इस वक्त दिल्ली में, बहुत अहम आज दिल्ली में होने वाली ये बैठकें हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि 2024 के मद्देनजर ये दोनों ही बैठकें हो रही हैं। एक बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुलाई गई है, जिसमें यूपी में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा, कैसे चुनाव में उतरा जाएगा, इसको लेकर आज मंथन हो रहा है। अमित शाह के घर पर यह बैठक है। इसके अलावा दूसरी बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर है, जिसमें बीजेपी आत्ममंथन कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। और पंकज वानखेड़े मेरे साथ, मेरे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे।
पंकज, दिल्ली में आज अहम बैठकें हो रही हैं। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि लोकसभा का रास्ता, दिल्ली का रास्ता, सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और आज उसी उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर। वहीं एक और बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है 2024 को लेकर। दोनों ही बैठकों के बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल नितिशा, देखिए माफी चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण एक जो बैठक हो रही है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कुछ देर बाद चालू होगी बीजेपी मुख्यालय में, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे, और इस बैठक पे जो कोर टीम है, कोर कमेटी की जो बैठक है वो यहाँ पे होनी है। उत्तर प्रदेश पे जो लोकसभा चुनाव है 80 सीटों का क्या लक्ष्य है, किस तरह से उस जो लक्ष्य को भेदा जाएगा, और साथ ही साथ क्या समीकरण होंगे, किन किन योजनाओं को लेकर, किन किन नीतियों के साथ चुनाव की तैयारी लड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, और किन किन नेताओं को मौका दिया जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर मंथन होनी है। तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी। और जो दूसरी बैठक जो महत्वपूर्ण, जो सवेरे जो तमाम प्रभारी और सह प्रभारी की जो बैठक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में संपन्न हो चुकी है। उस बैठक में तमाम कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, किस तरह से तमाम बूथ लेवल पे काम किया जाए और किस तरह से तमाम लोगों को जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जो कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है, जिसमें अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साहू मौजूद रहेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जो किरण देव सिंह है वो भी इस बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। तो अगर बात की जाए करीबन 4 बैठकें आज प्रस्तावित है बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें से दूसरी बैठक अभी चल रही है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की, उसके बाद तेलंगाना की बैठक होगी। और ये तमाम जो बैठकें हैं वो 2024 के लक्ष्य को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि लक्ष्य रखा था कि लोकसभा चुनाव में इस बार 370 सीटें पार करने की बात है, और जो एनडीए को 4 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो कहने का उस समीकरण के बीच में लगातार बैठकों का दौर, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले 27 या 28-29 के आसपास फरवरी के अंत तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। जो पहली लिस्ट है, जो करीबन 161 जो लोकसभा क्षेत्र है जहां पे बीजेपी चुनाव हारी थी, उन सीटों में अपने जो उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल पंकज, कहा जाता है कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है, बहुत चरणबद्ध तरीके से तैयारी की जाती है। एक चुनाव खत्म होता नहीं कि अगले चुनावों की तैयारी में बीजेपी जुट जाती है, बहुत संगठित तरीके से चुनाव में उतरती है। इस बार जो देखा जा रहा है, लगातार बीजेपी में दूसरे दलों से टूटकर लोग पहुंच रहे हैं। खासतौर पर अगर बात बड़ी पार्टियों की जाए तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह से तमाम प्रदेश में क्षतिग्रस्त होती जा रही है, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। नेता, बड़े बड़े चेहरे टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बीजेपी जो कि एक इलेक्शन मशीनरी है, उसकी रणनीति का एक हिस्सा माना जाए, क्या कहा जाए? क्या इन चुनावों में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती, खुद से ही अपने ही प्रदर्शन को बीट करती नजर आ रही है? क्योंकि सामने की पार्टियां तो लगभग ऐसा लग रहा है कि तैयारी कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, बेशक। देखिए नितिशा, अगर आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव जैसे 2023 में नवंबर में संपन्न हुआ, उसके बाद बीजेपी लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करती नजर आई है, और बैठकों का दौर लगातार जारी हो गया। उसके बाद कई बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी में ज्वाइन करते नजर आए हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान हो, या इसके अलावा एमएलसी जो तमिलनाडु से, वो आज हाल ही में ज्वाइन किए हैं। तो ऐसे तमाम नेताओं की कतार, और हमने बीच में लगातार ये भी खबरें सुनी है कि जो कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है पूर्व जो कांग्रेस के कार्यकाल के, वो भी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते थे, ऐसी खबरें भी निकल के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल कांग्रेस में जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अधिवेशन में साफ तौर से कहा था, जो हाल ही में अधिवेशन हुआ उसमें कहा था 370 का लक्ष्य है, और एनडीए का जो लक्ष्य है 400 पार का। तो ऐसे में लगातार उस लक्ष्य को पूरा करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, और तमाम हर एक क्षेत्र में जिन और मैंने पहले भी कहा था नितिशा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरणों के हिसाब से 4 चरणों में डिवाइड किया है, A, B, C, D।
डी में उन सीटों को रखा गया है जिसपे भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव जीती ही नहीं है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है, उसकी बैठक अलग हो रही है। सी कैटेगरी वो है जहां चुनाव बिल्कुल, कभी बहुत हारे ही हैं। स्ट्रैटेजिकली बीजेपी अपने चुनावों में उतरती है और लोकसभा चुनाव है, लक्ष्य यही है कि तीसरी बार एक बार फिर मोदी सरकार रिपीट हो। इस बार बीजेपी 370 का और एनडीए 400 से ऊपर का 405 का लक्ष्य लेकर चल रही है। बड़ा लक्ष्य है तो तैयारी भी बढ़ी है। बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे अब असम सरकार की। दरअसल असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को 1935 को खत्म कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मलबरुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया है, बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। राज्य मंत्री मल्ला बरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाए जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आलोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, हेमंत बिस्वा शर्मा काफी बड़े कदम उठाते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, मजबूत फैसले लेते हैं, बहुत सशक्त सीएम के तौर पर उभर रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया है, वहीं असम में जिस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि यूसीसी की तैयारी है। ये साफ तौर पर नितीशा समझा जा सकता है कि जिस तरीके से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एक उनकी जो छवि है हिंदू कट्टरवादी की है, और साफ तौर पर इससे पहले भी वो कई फैसले अहम ले चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से एक्ट को लेकर के, मैरिज एक्ट को लेकर के और तलाक पंजीकरण 1965 लिया है, फैसले को अगर राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर समझा जा सकता है चुनाव कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी की अगर बात करें तो साफ तौर पर 14 सीटें हैं असम में, 9 बीजेपी के पास हैं, और बीजेपी वहां पर 5 सीटें और 3 सीटें जो कांग्रेस के हाथों है, उनके हाथों कहीं ना कहीं वो भी अपने हाथों में लेना चाहती है। ये तो राजनीतिक परिदृश्य हो गया, लेकिन बड़ी बात जिस तरीके से इस एक्ट को लेकर के, इस कानून को लेकर के रद्द करने के फैसले के पीछे उन्होंने साफ तौर पर तर्क दिया है, जो बाल विवाह है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और यूसीसी का जैसा कि आपने ही निश्चय बताया, एक उदाहरण उनके सामने। बिल्कुल, पहले ही ये कहा गया था कि पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और लाजमी है। हमारा देश इतना बड़ा है, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, सामाजिक परिस्थितियों की बात करें, बहुत सारे समीकरण हैं जो समझने पड़ते हैं किसी भी कानून को लागू करने से पहले। और फिलहाल जब हम बात असम की करते हैं, असम में हमने देखा कि कुछ महीने पहले भी बहुत सख्ती से लागू किया गया था कानून। बहुत सारे ऐसे लोग जो बाल विवाह के जिन्होंने बाल विवाह करवाया था या जिनसे कम उम्र की लड़कियों की शादियां हुई थी, ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई थी। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा देखिए 2 फ्रंट पर काम कर रहे हैं आलोक यहाँ पर। एक जो आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वो, और दूसरा यूसीसी जो कि अगर लागू हो जाता है तो एक ऐतिहासिक फैसला होगा न सिर्फ देश में बल्कि राज्यों के लिए भी। तो यानी कि पीएम मोदी का विजन लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चल रहे हैं असम में, और उत्तराखंड भी एक छोटा सा राज्य, पहाड़ी राज्य, और असम भी इसी तरह का राज्य। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड ने किस तरीके से एक पहला एक राज्य बन गया जिसने इस पर काम किया, पहले से उसका लेआउट तैयार था। और लेकिन बड़ी बात जब हम यहाँ पर असम के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने बाल विवाह का भी उदाहरण दिया साफ तौर पर, और यूसीसी को लेकर के जैसा कि आपने भी कहा नितीशा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बाल विवाह को रोकने को लेकर के उन्होंने कहा कि जो पहले का जो कानून था उसमें लचीलापन था, जो 18 और 21 की जो एज थी, जो लिमिट थी, उसको कोई मानता नहीं था। हालांकि इस बीच मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम पक्ष है, उसने काफी विरोध किया। उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से
एक समुदाय को, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के जिस हिंदुत्व की बात की जाती है, जिस कट्टर हिंदुत्व को बात की जाती है, मदरसों को लेकर भी वो सख्ती कर चुके अपने राज्य में। और वो एक पहले ऐसे तमाम राज्यों के बीच में मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों की अब जरूरत नहीं है, अब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाए, वो शिक्षा पर कहीं ना कहीं फोकस है, यानी कि मुख्य धारा में उन लोगों को लाया जाए। तो मदरसों को लेकर भी वो बयान दिया, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जो आज जिस तरीके से बिल्कुल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ में काम करते हुए देखना होगा कि असम में अब अगला कदम सरकार का क्या होगा। बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए अब बात चौथी खबर की कर लेते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें नई दिल्ली, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण दिल्ली शामिल है। इसके साथ ही कांग्रेस 3 सीटों चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम पर चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि तस्वीर साफ हो चुकी है। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन हुआ, तस्वीर साफ हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंड। और आगे बढ़ते हुए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी आयुषी का, जो सीधा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी से बातचीत करेंगे। आयुषी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप लगातार कवर करती आई हैं, आप उनके समीकरण समझती हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ कीजिए, आज आखिरकार वो हो गया है। अब ये जो समीकरण सामने आ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। गुजरात और गोवा जैसे राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी पहले ही जोर आजमाइश कर चुकी है विधानसभा चुनावों में, वहां ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से कांग्रेस को हैंडओवर कर दिया गया है कि आप संभालिए, हमारे बस की बात नहीं है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर बिल्कुल अलग उन्होंने समीकरण अपना रखा है, वहां आम आदमी पार्टी मजबूती से उतरेगी चुनाव में। ये जो तमाम सीट शेयरिंग सामने आई है, ये जो फॉर्मूला लाया गया है, इससे क्या समझ में आ रहा है?